हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर फोर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जो एक्शन और रिएक्शन फोर्स होते हैं उनके लिए चार ऑप्शन में से कौन सा सही है। सही वाला आप तब चूज कर पाओगे जब आप तीन को एलिमिनेट कर लोगे। वो एलिमिनेशन के लिए आपको प्रिंसिपल पता होना चाहिए। तो वैसे तो ये बहुत सारी बातों के थ्रू मैं समझा सकता हूँ। जैसे प्रिंसिपल अगर बात करें स्विमिंग का, तो जो स्विमर होता है वो वाटर पे एक्शन फोर्स लगाता है, उतना ही फोर्स रिएक्शन के रूप में हमें अपोजिट डायरेक्शन में मिलता है। मैग्नीट्यूड सेम होता है, तभी वो जो स्विमर है वो आगे फॉरवर्ड कर पाता है, मूव कर पाता है। ऐसे ही अगर बात करें हम चल क्यों पाते हैं, क्योंकि हमारे जो पैर होते हैं वो अर्थ पे एक्शन फोर्स लगाते हैं, फिर अर्थ से हमें रिएक्शन फोर्स मिलता है उतने ही मैग्नीट्यूड का, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, तभी तो हम चल पाते हैं। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि एक ही वस्तु पे कार्य करते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि हम देख रहे हैं पैर और अर्थ, यहाँ पे भी देख रहे हैं वाटर और स्विमर, तो फिर एक वस्तु का तो गलत हो गया। दूसरा है मैग्नीट्यूड में डिफर होते हैं, जो भी गलत हो गया, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम होता है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होती है। तो थर्ड ऑप्शन मेरा सही हो गया। इसको मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि इसका भी पता होना बहुत ज़रूरी है। सपोज हमें ए बी हमने अर्थ पे लगाया पैरों से, और फिर पैरों से हमें FBA मिला, तो दोनों का सम जीरो होगा, तभी ये उस तरफ जाके मैग्नीट्यूड में नेगेटिव बनेगा। तो ये मैथमेटिकली भी आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि थर्ड क्वेश्चन के लिए आप अगर ड्राइव किया होगा 12th में, तब वो मैथमेटिकल आपको जानना बहुत ज़रूरी था। ट्रांसफर्ड मोशन में न्यूटन का थर्ड लॉ किससे प्राप्त किया जाता है? तो जो सेकेंड लॉ होता है, ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरियस एग्जाम्स में हज़ारों बार आ चुका है। तो न्यूटन के द्वितीय नियम से जो है वो थर्ड लॉ प्राप्त किया जा सकता है। वैसे पूरा मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन थोड़ा ब्रीफ में बता दूं आपके सेटिस्फेक्शन के लिए, कि जो आपको पता हो चेंज इन मोमेंटम जो होता है वो होता क्या है? फोर्स होता है। ठीक है। अब स्थानांतरी गति कह दे या फिर वो कह दे जहाँ पे आइसोलेटेड सिस्टम है, यानी कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, वो बात एक ही है। ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है कि सपोज ए के लिए हम दो बॉडी मानेंगे, एक बी मानेंगे, तो पी बी जो बी के लिए होगा वो PB/dt। अब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा तो इसको जीरो के इक्वल करेंगे तो हमें ये सब पूरा जीरो मिलेगा। और पी को हम क्या कह सकते हैं? इसको हम एफ, जो चेंज इन टाइम, यही तो हमारा एफ होता है, फोर्स होता है न्यूटन के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग। तो FAB + FBA जो है हमें जीरो मिलेगा। बाकी आपको फैक्ट की तरीके से आप याद रख लो, क्योंकि अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया तो आपको डिराइव नहीं करवाएगा, वो आपसे केवल आपसे जानना चाहेगा कि क्या आपको इसके पीछे का कॉन्सेप्ट पता है। तो याद रखना कि जो सेकंड लॉ होता है उसी में आपका थर्ड लॉ हिडन रहता है। ठीक है। मान m और वेलोसिटी v से चलता हुआ पिंड दीवार से टकराता है और टक्कर के बाद उसी वेग से लौटता है, तो दीवार को दिया गया मोमेंटम क्या होगा? तो देखो, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जो बिफोर कॉलिशन जो वेलोसिटी होगी वो -v होगी। ठीक है। क्यों? क्योंकि जो नेगेटिव साइन है वो इंडिकेट करता है कि जो पार्टिकल है या जो भी जो पिंड है वो वाल के टूवर्ड्स, यानी कि वाल की तरफ जा रहा है। ठीक है। तो मोमेंटम हो जाएगा -mv। मेरी बात ध्यान से सुनना। और जब आफ्टर कोलिशन जब वो लौटेगा, रिटर्न होगा, तब होगा +mv। वो प्लस साइन इंडिकेट करेगा कि वो मूव कर रहा है अवे, यानी कि अवे फ्रॉम द बॉल। अब चेंज इन मोमेंटम निकालने के लिए हम क्या करते हैं? फाइनल में से इनिशियल घटाते हैं, तो फाइनल है mv, इनिशियल है -mv, और घटाएंगे तो ऋण चिन्ह एक पहले से ही लगा है और एक उसका, तो यहाँ से 2mv आता है। ठीक है। तो 2mv इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आफ्टर को सीधी धरातल पर 25 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर उठती है, तो हमें बताना है कि कितना आवेग लग रहा है, यानी कि इम्पल्स। देखो, इम्पल्स जो होता है, आवेग होता है, वो होता है फोर्स इनटू टाइम। सबको फॉर्मूला पता होगा। अब फोर्स क्या होता है? न्यूटन के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग जो चेंज इन मोमेंटम होता है टाइम के, वही तो होता है। तो टाइम से टाइम कट जाएगा, तो हमें दिख रहा है कि इम्पल्स जो है वो चेंज इन मोमेंटम ही तो है, यानी कि संवेग ही तो है। तो संवेग क्या होता है? द्रव्यमान 1 किलोग्राम गुणा वेग 25, तो यानी कि 25 न्यूटन सेकेंड इसका आवेग हो जाएगा। ठीक है। अब एक चीज़ और, इसी में एक और क्वेश्चन बन सकता था रिबाउंड वाला। अगर बॉल 10 मीटर पर सेकंड के, इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा बढ़ा दूं, अगर रिबाउंड हो रही है बॉल 10 इतनी वेलोसिटी से, देन फिर क्या होगा? तो तब आपका इम्पल्स अगर निकालना हो तो तब आप P फाइनल - P इनिशियल से निकालेंगे। ठीक है। P फाइनल आप क्या करेंगे? 1 × 10। अभी मैंने बताया कि कैसे करेंगे, वो तो मैंने पीछे बताया है। 1 × 10 इसलिए क्योंकि मास तो एक ही है, और फाइनल जो आफ्टर जो रिबाउंड के बाद 10 मीटर, और माइनस, अब -1 गुणा, तब वहाँ पे -25 रखेंगे जब बॉल रिबाउंड कर रही होगी, तब ये ऋण का ऋण धन होके 25 न्यूटन सेकेंड आएगा। हो सकता है वो रिबाउंडेशन का भी अगर कॉन्सेप्ट पूछ ले तो ऐसे करना है अप्रोच।
नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी लिफ्ट में m मास की वस्तु है मशीन पर रखी है। ये तो सबको पता होगा कि अगर एक समान त्वरण से ऊपर जा रही तो बढ़ जाता है और नीचे अगर आने वाला केस होता तो घट जाता, भी हो जाता, ऊपर जा रही तो प्लस पॉजिटिव बढ़ने वाला होगा, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखना कि ये वाला क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि एक समान वेग से और एक समान त्वरण से, अगर एक समान वेग शब्द वहाँ पे है तब वहाँ पे अनचेंज रहेगा, और अगर एक समान त्वरण वाला केस आए तभी बढ़ेगा या घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 250 किलोग्राम द्रव्यमान की एक लिफ्ट है, इतने एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर गतिमान है, तो डोरी का जो टेंशन होगा, तनाव होगा, वो क्या होगा। तो सिंपल इसी से कर सकते हैं, इसी जो ऊपर फॉर्मूला लिखा है वो क्या लिखा है, भार का या तनाव वही क्योंकि होता तो वही है, तो क्या हो जाएगा, मास कितना है 250 और जी 9.8 दिया हुआ है, प्लस एक्सेलरेशन 3 है। अब बस कैलकुलेशन करनी है, मैं 250 और 9 और 3 12.8। अब डेसिमल हटाएंगे तो ये इधर जीरो खत्म हो जाएगा, तो 25 का गुणा हमें 128 में जब करेंगे तो हमें 128 को हम लिख सकते हैं 32 गुणा 4, कितना लिख सकते हैं 32 गुणा 4। अब 25 और 4 हमें 100 दे देंगे तो 3200 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन का ए क्रॉस बी होता है, वो क्या होता है, ए और बी दोनों के लंबवत परपेंडिकुलर होता है। तो इस क्वेश्चन को वैसे मैं सोच रहा हूँ कि इसी वीक में आपको एक वीडियो मिलेगा सेपरेट, जिसमें जितने भी इस तरह के डायरेक्शंस पूछने वाले क्वेश्चन होते हैं वेक्टर के, वो सभी मैं कराऊंगा, तो उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं ये दोनों, इसमें आपको एक डिफरेंस पता चलेगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला तो क्वेश्चन ईजी है कि काइनेटिक एनर्जी में जो परसेंटेज एरर होगी वो क्या होगी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ mv²। अब हमें इससे तो मतलब नहीं है, एम में कितनी है 3%, प्लस लगाते हैं। अगर ये परसेंटेज एरर का निकालने का आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो पीछे का वीडियो जाके देख लेना। और पावर आगे आ जाती है 2, वेलोसिटी का कितना है 4, तो इसका 4 का 2 में गुणा करेंगे, 8 और 3 11, इसका आंसर हो गया। लेकिन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो डिफर इसलिए है क्योंकि इस क्वेश्चन में अभी आप देखो कि एग्जाम में सपोज ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है, अगर आ गया क्वेश्चन तो वो क्या करेगा, लड़का कि आयतन का फॉर्मूला लिखेगा πr²h। अब πr², 2 r के आगे वाला, अब देख रहा है कि r की परसेंटेज तो दिया ही नहीं है, अब हम इसको कैसे करें। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाता है तो अब मैं आपको बताऊं क्या होता है फॉर्मूला, πr²h। अब पाई को छोड़ दिया तो 2r का क्या होगा, डेल्टा r/r इंटू 100, ऐसे तो लिखते हैं। प्लस h के लिए क्या लिखेंगे, डेल्टा h/h इंटू 100। यही तो अप्रोच होती है परसेंटेज एरर फाइंड करने की। जब आपको परसेंटेज इस तरह से दिया हो कि 10.0, देखो 0.0 का मतलब यहाँ पे क्या है, ये इंडिकेट क्या कर रहा है कि जो लीस्ट काउंट है यानी कि अल्पतमांक है वो यहाँ पे 0.1 है, किसमें, लेंथ में। तो लेंथ वाले में हम 0.1 है, और रेडियस में पॉइंट के बाद 2 डेसिमल है, यानी कि पॉइंट लेंथ उसकी रेडियस में जो अल्पतमांक है, अल्पतमांक को लीस्ट काउंट कहते हैं, तो उसमें 0.2 के 2 अंक के बाद डेसिमल होगा, और नीचे r का मान रखेंगे 4 इस इंटू 100, ठीक है। और इस फॉर्मूले से 2 आगे आ गया, प्लस डेल्टा h में यहाँ पे 1 अंक के बाद एक जीरो लगा हुआ है तो 0.1 लिखेंगे, बटे h कितनी है, लंबाई या हाइट एक ही बात है तो वो 10 है, इंटू 100। अब इसको फर्दर हम कैलकुलेट करेंगे। बात समझ में आई। डेल्टा r यहाँ पे लिखने के लिए अगर यहाँ पे 10 के बाद 3 जीरो होते सपोज, तो यहाँ पे 0.001 लिखते। जैसे यहाँ पे 2 जीरो थे तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा के लिखा। अब इसको फर्दर कैलकुलेट करोगे, ये 25 आएगा, नीचे से ये डेसिमल खत्म करोगे तो ये 1/2 मिलेगा, और इधर आपका ये खत्म हो जाएगा, नीचे 1 जीरो और आएगा तो ये इधर 1 मिलेगा। तो 1 में जब आधा जोड़ोगे तो 1.5 इसका राइट आंसर होगा। आई होप आपको इस समझ में आया होगा, और अगर अब आता है एग्जाम में तो आप कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तनी डोरी में जो चाल है वो इतनी है तो उसकी, अब देखो ये रूट वाला क्वेश्चन भी मैंने ले लिया कि अगर स्क्वायर रूट का आ गया तब आप पावर्स के लिए क्या करोगे। तो कुछ नहीं करना, वेलोसिटी के लिए क्या डेल्टा टी है, देखो सॉरी स्क्वायर रूट में टी है तो t/m का स्क्वायर रूट का मतलब है आधा पावर। अब पावर आगे आ जाएगा तो t 1/2। अब t के लिए कितना है, t के लिए है 2%, तो यहाँ पे 2% लिखा, प्लस बटे में ये नहीं है कि नेगेटिव लगा दो आप, प्लस m में भी पावर आगे आ जाएगा 1/2 इंटू m का कितना है 3। अब 2 से 2 कट गया तो 3/2 का मतलब 1.5, और 1.5 में 1 जुड़ेगा तो 2.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो स्क्वायर रूट वाला मैंने इसलिए लिया था क्योंकि अगर क्वेश्चन आ जाए तो इसमें याद रखना कि पावर आधी आगे आ जाती है, ठीक है, और नीचे में कोई डिफरेंस नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कि इतने मीटर लंबा तार है जिसकी जो मूल आवृत्ति है वो 300 हर्ट्ज है, तो तार में अनुप्रस्थ तरंगों की चाल क्या होगी। तो देखो, अगर अब यहीं पे पॉज करो वीडियो को, क्योंकि लॉकडाउन अगर ना होता तो आपका एग्ज़ाम हो गया होता अभी तक, ठीक है। तो क्या आप अभी भी प्रिपेयर हो एग्ज़ाम के लिए? इस क्वेश्चन को आप खुद से अगर कर पा रहे हो तो फिर आप समझो कि तैयारी अच्छी है, अदरवाइज़ आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी बातें जो आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। अब देखो, आपने पढ़ा होगा कि n इज इक्वल टू 1/2L, दो फॉर्मूले में लिख रहा हूँ, √T/m, और होप कर रहा हूँ कि ये सब ने 12th में पढ़े होंगे, और चाल के लिए T/m। अब यहाँ से हमें एक रिलेशन आप देख पा रहे हो क्या, कि अगर हम इसमें इस वाले फॉर्मूले में 1/2L लगा दें, यानी कि 1/2L से डिवाइड कर दें, तो हमें n मिल जा रहा है। यानी कि वेलोसिटी की निकालने के लिए हम क्या करें कि अगर हम या इस वाले फॉर्मूले में n में हम 2L का गुणा कर दें तो हमें ये वाला फॉर्मूला मिल रहा है। तो यानी कि इन दो को हम ऑब्जर्व करके ये तीसरा फॉर्मूला बना पा रहे हैं। अगर ये फॉर्मूला बना पाया तो बस सिंपल हो गया, वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है। n का मान कितना है, 300 हर्ट्ज, 300 में गुणा करेंगे 2 गुणा 2L। अब 2L है 0.25 है, तो 2 गुणे 0.25, 0.25 का 2 में गुणा करेंगे तो आधा होगा, और 300 में आधे का गुणा करेंगे तो 150, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हमें ये दोनों फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं है, फाइनली जो हमने निकाला वो अब आप ये फॉर्मूला याद रखना, लेकिन इसका ओरिजिन आपको पता होना बहुत ज़रूरी है कि हम आया कहाँ से। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि डोरी में फ्रिक्वेंसी 2 गुनी कर दी जाए तो तनाव पहले से क्या होगा। अब देखो, आपने अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था कि v इज इक्वल टू, एक लिखा था √T/m, तो यहाँ से अगर हम स्क्वायर रूट हटाएं तो v स्क्वायर जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है t के, तो अब जो है 2 गुनी करी गई है कंपन की आवृत्ति, फ्रिक्वेंसी। अगर ऐसे भी देखें, ये वाला फॉर्मूला ना देखें तो v बराबर होता है n लैम्डा, तो यहाँ से n स्क्वायर भी होगा इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो n अगर 2 गुनी करी गई है तो ये 4 गुना हो जाएगा। तनाव कितने गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर फ्रिक्वेंसी 50% बढ़ाई गई है तो तनाव बढ़ाएगा। देखो, फ्रिक्वेंसी जो होती है वो तनाव के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, और जहाँ भी स्क्वायर वाला रिलेशन आएगा वहाँ एक फॉर्मूला लगा देना, x + y + x/, गुणा 100, यानी कि 50 गुणा 50/100। तो यहाँ से हमें 25 मिलेगा, तो 100 + 25 125, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये मैं कई बार बता चुका हूँ, जैसे संवेग वाले केस में आप काइनेटिक एनर्जी का जब निकालते हो तो p²/2m निकलता है, ऐसे अगर संवेग में 50% बढ़ा दे और पूछे कि गतिज ऊर्जा में, तब 125 होगा, क्योंकि जहाँ पे भी स्क्वायर का रिलेशन मिले पूरी फिजिक्स में, वहाँ पे x + y + x/100 लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि L और 2L लेंथ है, एक ही पदार्थ की रेडियस इक्वल है, उनकी इतने इतने जो फ्रिक्वेंसी है वो इतनी इतनी है, तो टेंशन यानी कि तनावों का अनुपात क्या होगा। देखो, एक फॉर्मूला अभी मैंने बताया था, वो सिर्फ इसलिए नहीं लिखा था, मैं जो लिखता हूँ वो हर बात इसलिए लिखता हूँ कि वो आप भी अपने नोट्स में लिखो। अगर लिख रहे हो तभी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, अदरवाइज आप फिजिक्स की वजह से ही फेल होगे, आई नो। अब देखो, इसमें हम देख रहे हैं ये फॉर्मूला आपको याद है, अगर ये याद था तो तनाव का अनुपात बताना है, यानी कि हम ये लेंथ इधर ले जाएंगे तो ये NL बन जाएगा। NL डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है √T के। अब NL मतलब, अब देखो n कितना था, पहले 100 था, फिर 150 हुआ था, तो हमें रेशनलाइज करके हम लिख ले रहे हैं, इंटू L, पहले L थी फिर 2L हुई थी, इज इक्वल टू, यहाँ पे हम T1/2 का स्क्वायर रूट वो हम लिख नहीं रहे हैं, L से L कट गया, अगर इसको 50 से काटे तो 50 से 2 बार कटेगा और 50 से 3 बार, फिर ये 2 से 2 भी कट जाएगा, 1/3 फाइनली मिलेगा। 1/3 अगर मिलेगा और इधर स्क्वायर रूट हटाएंगे तो वो 1/9 हो जाएगा, क्योंकि दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तब हमें वो मिलेगा। देखो, इन चीज़ों को अगर आप सही से ऑब्जर्व कर रहे हो, कंसंट्रेशन से वीडियो देख रहे हो, तब तो समझ में आएगा, अदरवाइज ये फ़ोन की छोटी सी स्क्रीन पे इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस अगर थोड़ा भी आप कंसंट्रेशन लूज करते हो तो फिर नहीं समझ पा रहे हो। तो देखो, कोऑपरेट तो करना ही पड़ेगा आपको। अब ये नेक्स्ट वाला आप सिमिलर अप्रोच से कर सकते हो जैसे ये प्रीवियस किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी। अब देखो, कोऑपरेट तो करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास वो सारे रिसोर्सेस नहीं हैं कि मैं अभी आपको उस तरह से चीज़ें प्रेजेंट कर पाऊँ। मैं भी डिजिटल बोर्ड लेके और वो पूरा सेटअप लगा के बाकायदा आपको पढ़ाऊँ। आगे आने वाले समय में इन फ्यूचर में भी हो पाएगा, लेकिन अभी तो आपको पूरा कंसंट्रेशन रखना पड़ेगा। अगर थोड़ा भी आप इधर उधर लूज हुआ तो बिल्कुल समझ नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक जो फ्रिक्वेंसी है एक ध्वनि स्रोत की, एक सोर्स की, जो 50 हर्ट्ज है,
और वो एक वृत्तीय पथ पर वृत्तीय गति कर रहा है, तो जो सेंटर पे अगर कोई खड़ा है तो वो फिर, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है नेवी और एयरफोर्स के एग्जाम में। ट्रस्ट मी गाइस, ये क्वेश्चन 3-4 बार पूछा जा चुका है। तो इसका क्या होता है आंसर, उतनी ही सुनाई देगी, या ना कम ना ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल सी है, अगर कोई व्यक्ति किस वेग से चले कि उसे लाल सिग्नल हरा दिखाई दे। कितना अच्छा क्वेश्चन है। देखो अगर आप फंडामेंटली देखो प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, मैथमेटिकली कुछ होती हैं कुछ चीज़ें। तो कैसे अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो किस तरह से हमें अप्रोच करना है। आपने डॉपलर इफेक्ट पढ़ा है अगर, तो डॉपलर इफेक्ट में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, डेल्टा लैम्डा यानी कि चेंज इन वेवलेंथ इज इक्वल टू v/c इंटू लैम्डा वेवलेंथ। ये फॉर्मूला अगर पढ़ा है तो आप बहुत जल्दी कर पाओगे इस क्वेश्चन को। क्यों? क्योंकि हमें v निकालना है, तो v अगर इधर ले जाएं तो फर्दर अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो मिलेगा डेल्टा लैम्डा बटे लैम्डा इंटू सी। अब डेल्टा लैम्डा मतलब चेंज इन वेवलेंथ, तो चेंज इन वेवलेंथ कितना चेंज हो रहा है, 7500 से 5000 से 7500 में 2500 का चेंज हो रहा होगा, तो 2500 गुणा सी कितना है, सी ही है, बटे लैम्डा कितना था पहले 7500, ये 3 बार कट गया, तो सी बटे 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, सी बटे 3। तो आई होप आपको इन क्वेश्चन से हेल्प हो रही होगी। और यार जो देखो फीडबैक मैं इसलिए मांगता हूँ आपका, क्योंकि जो मैं कमियाँ कर रहा हूँ इन ड्यूरिंग वीडियो, तो वो मैं कैसे सुधार पाऊँगा, उनमें कैसे वो कर पाऊँगा। तो अगर आप बताओगे कि सर ये नहीं, ये होना चाहिए, इस तरह से ये होना चाहिए, तो आपके जो एडवाइस होती हैं उनका मैं वेट करता हूँ। किसी तरह से खुद को इम्प्रूव करना है और अच्छे से अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना है चीज़ों को, तो उसमें आप मेरी हेल्प किया करो और कमेंट करके थोड़ा मोटिवेट भी आप कर सकते हो। क्योंकि नेक्स्ट वीडियो मैं तभी बना पाता हूँ पूरे उत्साह के साथ जब आप लोगों के पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं। तो 1 मिनट प्लीज़ इन सब के लिए, मैं अपनी ही बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी क्रिएटर से आप पढ़ते हो, जितने भी यूट्यूब से टीचर से आप पढ़ते हो, किसी भी टीचर से अगर आप पढ़ते हो और आप चाहते हो कि ये टीचर आगे बढ़े, इस तरह से और चीज़ें प्रेजेंट करें, तो उसको इनकरेज किया करो। वो आप कर सकते हो लाइक करके, उसको कमेंट करके। बहुत अच्छा लगता है क्रिएटर को जब आप उसकी वीडियोज़ को लाइक और कमेंट और शेयर करते हो दोस्तों में। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना और बेल आइकन दबा देना, जिससे बहुत बार ये होता है कि मैं वीडियो अपलोड किया तो नोटिफिकेशन नहीं मिला आपको, फिर नोटिफिकेशन नहीं मिला तो आप वो वीडियो मिस कर देते हो और बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट मिस कर देते हो। तो इसलिए नोटिफिकेशन भी ज़रूर दबा देना, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से, ठीक है।